नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य की खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार शिवानी जी की लिखी हुई कहानी भीलनी। तो शुरू करें कहानी भीलनी। विलासनी धर को मैंने जब पहली बार देखा तब उसके उजले ललाट पर मद्रासी कत्थई कुमकुम की अनिंद्य द्युति ने मुझे सर्वाधिक मोहा था। किसी भी ललाट पर बिंदी की ऐसी अनुपम छटा फिर मैंने कभी देखी हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं पड़ता। वो कश्मीरी थी, इसी से उसके गौर वर्ण में वो स्निग्ध सफ़ेदी थी जो कश्मीरी त्वचा में रक्त मज्जा के साथ रची बसी रहती है। फिर जब मैंने उसे पहल देखा, वो संभवतः उसी ऐतिहासिक नव तारुण्य की वह संधि पर खड़ी थी जहाँ पैर रखते ही गर्दभी के अप्सरा बन जाने का उल्लेख हमारी एक भारतीय कहावत ने कुछ कुछ अशालीन लगने वाले शब्दों में किया है। एक तो वो मोहक कच्ची वयस, दूसरे स्वयं उस अपूर्व सौंदर्य का जादू। नारी होने पर भी मुझे मोह गया था। सीधे सपाट काले बालों को वो एलिस इन द वंडरलैंड वाले अंदाज में ही एक फीते से कसकर बांधे रहती। कुछ कुछ कंजी आंखों में सुरमे का प्रगाढ़ रेखा ऐसे कौशल से खिंची रहती कि सामान्यतः छोटी आंखों की परिभाषा में बांधी जाने वाली आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी लगने लगती। अरे, आप इसी बस में आ गईं? दिद्दा ने तो लिखा था कि आप शाम तक पहुंचेंगी। हमारा बंगला ढूंढने में आपको कोई मुश्किल तो नहीं आई? आसाम के चीफ जस्टिस का बंगला ढूंढने में मुझे भला कैसे मुश्किल आ सकती थी? संकोच अवश्य मुझे प्रतिपल धरातल में धंसा जा रहा था। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान बनकर ही तो मैं वहाँ चली आई थी। अचानक ही मुझे तार से सूचना मिली थी कि मेरे बीए की परीक्षा का सेंटर शिलोंग के सेंट एंड्रूज कॉलेज में पड़ा है। इस समस्या का समाधान तत्काल किया था विलास की ममेरी बहन मालिनी कौल ने। मालिनी मेरी सहपाठिनी थी। चिंता क्यों करती हो, मेरे फूफा जी की शिलोंग में बहुत बड़ी कोठी है, उन्हें आज ही तार कर दूंगी, तुम वहीं रहकर परीक्षा दे सकती हो। उन दिनों शांति निकेतन कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। परीक्षा देने हमें कलकत्ता जाना पड़ता था या फिर शिलोंग। कलकत्ता में उन दोनों द्वितीय विश्व युद्ध की नाना अफवाहें उड़ रही थीं कि जापानियों ने एक बम गिरा दिया है, दूसरा शीघ्र ही गिराने वाले हैं आदि। मेरे पिता ने आश्रम सचिव को पत्र लिखकर मेरी परीक्षा का सेंटर शिलोंग में रखने का अनुरोध किया था। मुझे एक प्रकार से अनिच्छा से ही परीक्षा देने वहाँ जाना पड़ा था, किंतु वहाँ पहुँचते ही उस अपरिचित परिवार ने मुझे जिस स्नेहपूर्ण आत्मीयता से अपने आतिथ्य की डोर में बांधा, उसने मुझे उनसे ऐसा घुला मिला दिया जैसे मेरा उनसे वर्षों का परिचय हो। जस्टिस धर के केवल दो पुत्रियां थीं, सुहासिनी और विलासिनी। सुहासिनी छोटी बहन विलासिनी की तुलना में रूप रंग डील डॉल में अत्यंत अनाकर्षक थी। उसके अस्वाभाविक रूप से लंबे कद ने उसके चौड़े कंधों को क्षमा मांगने के से अनाकर्षक झुकाव में झुका दिया था। आवश्यकता से अधिक लंबी नाक, आवश्यकता से अधिक चौड़ा कल्ला और आवश्यकता से अधिक सपाट छाती ने उसके विचित्र व्यक्तित्व को किसी वहनला किसी छवि में ढाल दिया था। उसका प्रत्येक अवयव लाइफ साइज से कुछ बड़ा ही लगता। एक बार गलती से मेरे पैर उसकी चप्पलों में चले गए तो लगा तैरने लगी हूँ। सुहास दिद्दा हंसती तो पुरुषोचित ठाके लगाकर। यही नहीं, होठों के ऊपर मूछों की हल्की स्याह रेखा भी उभर आई थी। रही सही कसर लोमश कपोल पर उभरे भूरे मस्से ने पूरी करती थी। आश्चर्य होता था कि एक ही माता पिता की सुदर्शन जोड़ी ने दो विरोधाभासों की साकार परिभाषा सी इन दो बहनों की सृष्टि कैसे की होगी। मिसेस दर बूटे से कद की अत्यंत आकर्षक महिला थीं। सफ़ेद कानों को फाड़कर झूलते दोनों अटेरू वो जूड़े में अटकाकर डोरी से ऐसे लटका देती कि कान के जगमगाते हीरों के पीछे झूलते वे कश्मीरी सोहाग चिन्ह उस व्यक्तित्व संपन्न महिला को और भी तेजस्वी बना देते, जैसे किसी भव्य संगमरमरी इमारत पर लटक रहे जगमगाते कंदील हों। किंतु मुझे कश्मीरी सौंदर्य में प्रातः आंखों को चौंधियाने वाला तेजी अधिक दिखता है, शीतल करने वाला स्निग्ध प्रकाश नहीं। श्रीमती दर का सौंदर्य भी देखने वाले को सहमाता ही अधिक था, मोहता कम। उनके आतिथ्य में कभी कभी उनके दंभी स्वभाव का अहम दीप्त कश्मीरी तेज स्पष्ट होता और मैं संकोच से सिमट उठती। किंतु विलास न जाने कैसे अपने तेजस्वी माँ की उपस्थिति में मेरा संकुचित होना भांप लेती। मम्मी, आप जाइए, आपको आज गवर्नमेंट हाउस की मीटिंग में जाना है ना, हम नाश्ता कर लेंगे। उन दोनों उच्च पदस्थ अफसरों की पत्नियां राजभवन में द्वितीय युद्ध की भूमिका बांधने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही थीं।
राजभवन में एक नियत समय पर सब एकत्र होती, ढेरों खाकी ऊन की ढेरियां बनाकर प्रत्येक को सौंप दी जाती। युद्ध क्षेत्र में युद्धरत सैनिकों के लिए न जाने कितनी जोड़ी दस्ताने, होज, स्वेटर मम्मी बुन बुन कर भेज चुकी हैं। मुझे और दिद्दा को भी उनकी मदद करनी पड़ती है। छी, अब तो खाकी रंग देखकर ही मुझे उबकाई आने लगी है। ऐसी समाज सेवा मम्मी को कभी नहीं उबाती। देखने में मम्मी जितनी रूखी लगती हैं उतनी असल में है नहीं। वो कुछ कुछ खिसियाए स्वर में कुछ ही क्षण पूर्व मम्मी से पूछे गए दंभी प्रश्न के लिए मुंह की याचना कर रही थी। जाते जाते उसकी दंभी मम्मी ने अपने सुंदर चेहरे को अपने ओछे दंभी प्रश्न की मनहूसियत से स्वयं विकृत कर लिया था। क्या करते हैं तुम्हारे फादर? मैं मम्मी को भी दोष नहीं देती, विलास कहने लगी। ये हमारी कश्मीरी कौम की मज्जागत दुर्बलता है कि अपनी गोरी चमड़ी के अहम से हम कभी मुक्त नहीं हो पाते। मम्मी की बातों का बुरा ना मानना। परीक्षा समाप्त हुई और मैं दूसरे ही दिन वापस लौटने का प्रोग्राम बनाने लगी तो विलास ने मुझे बड़े आग्रह भरे दुलार से रोक लिया। इतनी गर्मी में कलकत्ता जाकर क्या करोगी? अभी तुमने शिलोंग ठीक से देखा भी नहीं है। धान खेती मुल्की सब घुमाएंगे तुम्हें। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का पाट तुम्हारे बंगाल बिहार की नदियों के पाट से कितना चौड़ा है, कितना आकर्षक, ये तो देखती जाओ। स्टीमर पर हबीबगंज भी घुमा लाएंगे तुम्हें। स्टीमर पर ही एक मछली वाला ताजी बागदी चिंगड़ी पकड़कर वहीं फ्राई कर खिलाता है। ऐसी स्वादिष्ट मछली तुमने कभी नहीं खाई होगी। जैसा ही विचित्र टेढ़ा मेढ़ा शहर था हबीबगंज, वैसा ही त्रिभंगी था वो मछली बेचने वाला। हथ अंगीठी में ही कढ़ाई भर तेल छोड़ देता, फिर पेशेवर सधे अंदाज से जाल नदी में छोड़ एक झटके से ऊपर खींचता और फड़फड़ाती नन्ही बागदी चिंगड़ी मछलियां सीधे ब्रह्मपुत्र से निकलकर गर्म तेल में गिरती। मैं आंखों के सम्मुख तड़फड़ा कर गर्म तेल में पंच तत्व प्राप्त उन फ्राई मछलियों को चाहने पर भी नहीं चख पाई, किंतु विलास उन्हें चर मर कर ऐसे चटकारे लेकर चाप गई जैसे करारे पापड़ के टुकड़े हों। देख, वो रहा हबीबगंज। ऐसे अष्टावक्र मोहक छवि देखी है पहले कभी किसी शहर की? उसने हंसकर मुझे स्टीमर के हिलते डुलते डेक पर खड़ा कर दिया। सचमुच ही कैसी विचित्र छटा थी। प्रत्येक मकान गिरने को तत्पर, पर जैसे गिरते गिरते किसी ने जादुई छड़ी घुमाकर उन्हें धराशायी होने से पहले ही बचा लिया हो। यहाँ दिन रात भूकंप के झटके आते रहते हैं। इसी से काठ के इन घरौंदों की कमर कभी दाएं झुकती है कभी बाएं। देयर वाज ए क्रूकेड मैन वाली कविता पढ़ी है ना तुमने? उसने हंसकर कहा और मुझे सचमुच ही बचपन में पढ़ी उस नर्सरी राइम के टेढ़े बूढ़े की टेढ़ी छड़ी, टेढ़े पैर, टेढ़े घर की छवि याद हो आई। उस एक सप्ताह की अवधि में हम दोनों गहन मैत्री की डोर में बंध गईं। दूसरे वर्ष मैंने बड़े आग्रह से उसे आश्रम के 7वीं पौष के मेले में आने का निमंत्रण दिया तो उसका उत्तर आया, अजी नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। आ रही हो तुम। सुहास दिद्दा का विवाह कलकत्ता से ही हो रहा है। मैंने मालिनी दिद्दा को लिख दिया है, अपने साथ तुम्हें भी लेती आएंगी। बड़ी कठिनाई से ही मुझे कलकत्ता जाने की अनुमति प्राप्त हुई थी। पहली बार मुझे विलास का उत्फुल्ल चेहरा कुम्हलाया सा दिखा। क्या बड़ी बहन भीलनी के संभावित वियोग से ही उसका चेहरा उतर गया था? मैंने पूछा तो वो हंसकर टाल गई। उधर सुहास दिद्दा के उत्साह का उत्स पूरे वेग से बढ़ रहा था। कभी प्रसिद्ध आभूषण विक्रेता एमबी सरकार का गहनों का कैटलॉग खोलकर घंटों नए नए आभूषणों का नक्शा उतारती, कभी साड़ियों के मैचिंग ब्लाउज ढूंढने इधर उधर भागती, किंतु नित्य इधर उधर भागने वाली विलास जैसे एकदम ही गुमसुम हो गई थी। बड़ी बहन के आसन्न विवाह तिथि ने उसे और भी गंभीर बना दिया था। धीरे धीरे मैंने एक दिन उसके म्लान चेहरे का रहस्य स्वयं उसी से स्पष्ट करवा दिया। सुहास दिद्दा के संबंध से पूर्व कई बार उसका संबंध स्थिर होते होते टूट गया था। प्रायः ही दो बहनों की जोड़ी में बड़ी के अनाकर्षक और छोटी के आकर्षक होने पर जैसा वैषम्य सगी बहनों को भी चीर कर दूर पटक देता है, वैसी ही पटकन प्रत्येक बार उन दोनों बहनों को क्षणिक बिलगाव में विलग करती, फिर दोनों सब कुछ भूल कर एक हो जाती। प्रत्येक बार ही विलास बड़ी बहन का सौभाग्य द्वार अवरुद्ध कर खड़ी हुई थी। जो भी पात्र बड़ी बहन को देखने आता वो छोटी को पसंद कर लौटता। इसी से इस बार विलास को बड़े यत्न से 7 कपाटों में मूंद कर रखा गया था। लड़का बड़ी दूर से आया था। बस्तर प्रवासी कश्मीरी परिवार के उस सुदर्शन तरुण ने जन्म से ही अर्धनग्न काली भुजंग भील रमणियों के सौंदर्य को देखा था। इसी से उसे उस दिन अस्वाभाविक रूप से लंबे कद की गोरी उजली मर्दानी सुहास दिद्दा भी आकर्षक लगी थी। फिर विलास के एक मामा वर्षों तक कलकत्ता के न्यू थिएटर्स फिल्म कंपनी में कैमरामैन रह चुके थे। उन्होंने भांजी के लंबोतरे चेहरे पर विद्युत प्रकाश का ऐसा संतुलित सधा
फोकस बांधा कि बेचारा आदिवासियों के साहचर्य का अभ्यस्त कश्मीरी तरुण उस धूप छां की मरीचिका में भटक कर रह गया। उधर सुंदरी चुलबुली विलास 7 द्वारों का व्यवधान चीर बंद सप्तम द्वार की दरार से नवीन अतिथि को एकटक घूरे जा रही थी। जैसा ही आकर्षक कद था वैसा ही रंग। प्रत्येक बार दिद्या के व्यर्थ यौवन की पराजय और अपने सार्थक सौंदर्य की विजय का अभ्यस्त उसका अविवेकी चित्त उस यौवन दीप्त दर्पित युवक को अपने रूप की मूर्छना घायल करने को ललक उठा। अतिथि के जाने पर ही जब उसके द्वार खुले तब उसका सारा गुस्सा निरी दिद्दा पर ही उतरा। हद है बदतमीजी की, घंटों हमें आप ही के लिए ऐसे बंद कर दिया गया। इससे तो हमारे चेहरे पर कोलतार पोत हमें वहीं बिठा लेती, वो भी हमें मंजूर था। तबीयत घबराई नहीं गई, बेहोशी आने लगी थी हमें। अब के इन हजरत ने भी आपको पसंद नहीं किया तो समझिए कि हमें बेकारी बंद किया गया। सिर चढ़ी छोटी बहन की बकवास की अभ्यस्त धरणी सी सहिष्णु सुहास दिद्दा ने हंसी में बात टाल दी थी। तब सुन विलास, इस बार हम पसंद नहीं किए गए तो हम खुद ही ये सर्कस बंद कर देंगे। तू क्या सोचती है मुझे ये बार बार मनुष्य चेहरे पर रंगीन बुदंकियां रख के जोकर बनना अच्छा लगता है? नहीं पसंद किया तो हम डॉक्टरी पढ़ेंगे, अंगूठा दिखा देंगे इन मुए मर्दों को, समझी? लेकिन हुआ उल्टा। सुहास दिद्दा पसंद कर ली गईं और मर्दों को अंगूठा दिखाने डॉक्टरनी बनी बेचारी विलास। सुहास दिद्दा की पसंदीगी के समाचार को महोत्सव के रूप में ऐसी धूम से मनाया गया जैसे किसी समृद्ध गृह का कुपुत्र वर्षों तक हाई स्कूल में फेल हो, सहसा प्रथम श्रेणी में पास हो गया हो। विलास के म्लान चेहरे का रहस्य उसने इसी मोड़ पर आकर स्वयं उगल दिया। जिस दिन हमने पहली बार उसे द्वार की दरार से देखा उसी दिन हमने मूर्ख प्रण कर लिया था कि विवाह करेंगे तो इसी से, नहीं तो आजन्म कौमारे सेतेंगे। ये हजरत सुहास दिद्दा को कभी पसंद नहीं करेंगे और जहाँ अस्वीकृत का तार आएगा वहीं हम बेहया बन डैडी से कह देंगे स्वयं अपना स्वयंवर रचा लेंगे। पर बंद द्वार की दरार से झांकती उन आम की सी फांक सी आंख को देखा ही किसने था? विवाह के दिन जब उसने पहली बार विलास को देखा तब गौतम तक के चेहरे की हताश शून्यता केवल मैंने ही देखी थी। शायद जानबूझकर ही विलास ने उस दिन वैसा घातक श्रृंगार किया था। कानों में तब बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय रुपए के आकार के डायमंड कटी कानपाशा, जूड़े में बेले का गजरा, ललाट पर वही दक्षिणी कत्थई कुमकुम की बिंदी। बरातियों को पहनाने आए बेले के एक हार को छीनकर उसने स्वयं अपने गले में डाल लिया था। लाल बनारसी साड़ी में स्वयं नववधू लग रही विलास कंठ में पड़े और जूड़े में पगे बेला हार के पराग सौरभ का नवोल्लास हाथ सुहास बिखेरती फिर नौशे के सम्मुख हाथ जोड़कर हंसती हुई खड़ी हो गई थी। स्वागत करो जीजा जी, मैं आपकी इकलौती साली हूँ विलासिनी। एक पल को जैसे केवल नौशा ही नहीं एक एक बाराती एकटक उस रूपसी साली को देखते ही रह गए। कालिदास ने सुधा लिप्त प्रासादों पर जिन कुंचित केश वाली युवतियों का समीप आए अर्धकांतियुक्त अष्टमी के चंद्रमा को पकड़ अपने केश मध्य गुथी केवड़े की कोपल से पूर्ण करने का वर्णन किया है, उन्हीं में से एक वन विलास ने उसी क्षण उस नवागत चंद्र को पकड़ अपने केश में बेले के गजरे से बांध लिया। मैं उस दिन के उस नौशे चेहरे की अवाक मुद्रा को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। उसकी आहत दृष्टि सम्मुख खड़ी स्वागत में दोहरी विलास को प्रतिपल उपालंब के अदृश्य बाणों से बींध रही थी। कहाँ छिपी बैठी थी तुम उस दिन? तुम्हें छिपाकर ही क्या मुझे धोखा देने तुम्हारी बड़ी बहन को दिखाया गया था? विवाह के तीसरे ही दिन मैं वहीं से घर चली गई थी। कभी कभी भूले बिसरे हम दोनों पत्रों के माध्यम से एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछती रहीं। फिर वो सिलसिला भी टूट गया। विलासनी के अंतिम पत्र ने मुझे उसकी इंटर्नशिप का समाचार दिया था। वो डॉक्टरनी बन चुकी थी। फिर पता नहीं किस अंतरिक्ष में वो विलीन होकर खो गई। इतने वर्षों पश्चात वो अचानक फिर ऐसे मिल जाएगी, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी से जब उसे देखा तब मैं उसे बिना पहचाने ही अपनी व्याधि का परिचय देने लगी थी। करीब 1 महीने से कलेजे में निचली ओर बेहद दर्द रहता है डॉक्टर। कभी कभी वेदना असह्य हो उठती है। जानती हूँ ये वेदना उम्र के साथ साथ कभी ऐसी ही असह्य हो उठती है। उसे कहते हैं स्मृति वेदना। किंतु हमारी डॉक्टरी इसका उपचार करने में आज तक असमर्थ ही रही है। स्वर प्रच्छन्न परिहास की चिर परिचित खनक पहचानते ही मैंने चौंक कर देखा। फिर दूसरे क्षण रोगणी चिकित्सा से लिपट गई थी। कैसी मूर्ख हूँ मैं, तुम्हें पहचान नहीं पाई, जबकि तुम जरा भी नहीं बदली। पर तुम्हारा ये मनहूस चश्मा और सफ़ेद चोगा ना होता तो मैं ठीक ही पहचानती। मैंने कहा तो वो हंसने लगी।
कैसी बातें करती हो, एकदम बुढ़ा गई हो। तुम कहती हो नहीं बदली। चलो अच्छा हुआ, बड़ी इच्छा थी तुम्हें एक बार देखने की। भला हो तुम्हारे मर्ज का जिसने ऐसे अकस्मात मिला दिया। 8 दिन बाद आती तो मैं नहीं मिलती। क्यों, बदली हो गई क्या? हाँ यही समझो। खिलवाड़ ही में काबुल की एक विज्ञप्ति पर अर्जी डाल दी थी। कल तार आ गया है, फौरन चली आओ। अगले हफ्ते जा रही हूँ। चश्मा उतार कर उसने नीचे रख दिया और तभी मैंने देखा कि शरीर भले ही न बदला हो, उसकी आंखें निश्चय ही बदल गई थीं। उदास निमग्न आंखों में यौवन दीप्त चटुल विभा रह भी सकती थी, किंतु आंखें देखकर मैं जान गई थी कि अवसाद के कठिन क्षणों को वो शायद मुझसे भी अधिक झेल चुकी है। किसी नारी की ऐसी अकथ वेदना का इतिहास केवल नारी ही उसकी आंखों की गहरी झील के प्रतिबिंब में देख सकती है, पुरुष नहीं। चलो मेरे बंगले पर ही तुम्हारा मर्ज पकड़ेंगे। उसने हंसकर मेज पर धरा आला उठा लिया। फिर अपनी कार में ही मुझे अपने बंगले में खींच ले गई। लाल ईंटों का बना उसका वो बंगला वैसा ही था जैसे कर्मठ कार व्यस्त डॉक्टरनी का हुआ करता है। डनलप के मोटे गद्दे से ढका दीवान, विराट सोफा जिसे देखकर ही लगता था कि वो अब तक मानव नितंबों के स्पर्श से वंचित ही रहा है। ना कहीं एक शिकन, ना स्थानच्युत कुशन। उदासीनता से पसरी कुर्सियां, धूल भरी पीतल की विभिन्न आकार की एस्ट्रे, दवाओं के विज्ञापन, खुली आंत और गर्भाशय के चित्रों से विकृत कैलेंडर, उड़ते पर्दे की भांज से दिख रहा एग्जामिनेशन काउच। लगता था विलास घर पर ही मरीज देखा करती थी। विभिन्न आकार के तिकोने गोल उन्नत उदरों पर हाथ टिकाए कई महिलाएं बरामदे में उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। तुम थोड़ा सुस्ता लो, मैं इन्हें निपटा लूं। वो भीतर चली गई। थोड़ी देर में एक नौकरानी मुझे शरबत का गिलास थमा गई। शरबत की पहली घूंट के साथ ही मेरी नज़र सामने मेज पर धरे स्टील के फ्रेम में मढ़े चित्र पर पड़ी। लगता था विवाह के बाद ही सुहास दिद्दा ने ये तस्वीर खिंचवाई थी। पर कौन कहेगा ये सुहास दिद्दा हैं? या तो उनके अनाकर्षक नैन नकश को चतुर चितेरे की कलम ने उस दक्षता से संवारा था, या फिर सुदर्शन पति के साहचर्य ने उस चेहरे को ऐसी माधुर्य दीप्त से मंडित कर दिया था। कान फाड़ झूल रहे अटेरू उनके ससुराल से चढ़ावे में आया था। निश्चय ही वो चित्र विलास के कैमरामैन फिल्मी मामा ने उतारा होगा, क्योंकि सुहास दिद्दा के होंठों पर वही सगाई वाले चित्र की मीठी मोहक मुस्कान थी। मैंने ध्यान से फिर जीजाजी के चेहरे को देखा। कैसी अद्भुत कोटि काम लजावन हारी छवि थी, किंतु उस चेहरे पर पौरुष दीप्त से अधिक प्रखर नारी सुलभ लालित्य की दीप्ति थी। मैंने तो एक दिन विलास से कहा था, तेरे जीजा को अगर साड़ी पहना दी जाए तो एकदम अल्फ्रेड थिएटर कंपनी वाले शैव्या लगेंगे। मैं चित्र को ही देख रही थी कि सहसा न जाने किस द्वार से आकर विलास धम्म से सोफे में धंस गई। हाँ अब बताओ, कहाँ दर्द है और कब से? वो हंसी। कैसा ही पुराना छुपा मर्ज क्यों न हो, डॉक्टर विलासनी दर चुटकियों में पकड़ सकती है, समझी? परिहास में मजीरे सी बजती चुटकी के साथ साथ उसकी अंगुली में पड़े हीरे की अंगूठी दमकी, और मैंने वर्षों पूर्व देखी सुहास दिद्दा की उस अंगूठी को पहचान लिया। यही नहीं, देखते ही मैं अपना मूर्ख प्रश्न भी पूछ बैठी, सुहास दिद्दा कहाँ है विलास? कितने बच्चे हैं उनके? एकाएक विनोदिनी विलास का चेहरा गंभीर हो उठा। सुहास दिद्दा नहीं रही, एक ही लड़का था, उसे लेकर मम्मी डैडी विदेश में ही बस गए हैं। और जीजा? वो भी नहीं रहे। नतमुखी विलास ने क्या अनजाने ही अंगूठी का मुंह घुमाकर नीचे कर दिया था? उसके कहने के ढंग से मुझे लगा उसके अतीत की ये खोज खांच उसे अच्छी नहीं लग रही है। उसके चेहरे का भरा भरा सूनापन पूरे कमरे में पसर गया। तभी मम्मी मम्मी करती एक फूल सी कोमल नंगी बालिका उससे आकर लिपट गई। उस गोरी गदबदी बच्ची को दूर से देखकर भी पहचाना जा सकता था कि वो विलास की बेटी है। वैसा ही गोरा भभूका रंग, कंजी आंखें, पतली नाक, किंतु कुंचित केश के काले छल्ले देखते मेरे आंखों में वर्षों पूर्व कोबर में नवीन साली को देख मंत्रमुग्ध खड़े नौशे की अभिनव छवि तैर गई। फूलों के सेहरे को उठाकर उसने अपने ऐसे ही घुंघराले बालों पर डाल दिया था, और फूलों की मोहक सफ़ेद चिलमन से झांकते हुए काले सघन केशगुच्छ और भी काले लगते बरबस दृष्टि को बंदी बना ले रहे थे। ओ, तो तुम विवाह कर अंत गोत्वा हमारी ही बिरादरी में आ गई, क्यों? मैंने हंसकर कहा, मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने बेतुके प्रण का पालन नहीं किया। याद है ना कैसा मूर्ख प्रण किया था तुमने एक बार? प्रण तो अभी भी वैसा ही है। मतलब मेरी नेम प्लेट नहीं देखी क्या? डॉक्टर कुमारी विलासिनी दर। अपने कौमार्य की इससे मुखर घोषणा और कर ही कैसे सकती हूँ? मैंने बिना मुंह से कहे ही अपनी दृष्टि के माध्यम से ही उससे अपना मूक प्रश्न पूछ लिया। तब ये बच्ची किसकी है?
इसने तो अभी तुम्हें मम्मी कहकर पुकारा था। मयूरी, जाओ बेटा, नहा कर आओ। आया, आया कैसे भेज दिया बेबी को? हाथ में तौलिया लिए आया भागती भागती आ गई। का करी मेम साहब, आँखी का काजर निकाल लेते हैं बिटिया। हम पाउडर निकालन लगी, मुला चट से नंगी भाग आईं। चलो भीतर। उसके नंगे बदन को तौलिए में लपेट कर वो उसे चील सी उठा ले गई। तुम क्या समझी वो मेरी बच्ची है? उसने हंसकर कहा। मेरी नई नई पोस्टिंग तब बरेली में हुई थी। एक 17-18 वर्ष की कुंवारी माँ मेरे लिए अपने कौमार का यह अवांछित तोहफा छोड़ गई थी। पहले मैंने सोचा मिशन को दे दूं, पर फिर सोचा अकेली रह गई हूँ, क्यों ना मैं ही इसे पाल लूँ। बेचारी ये समझती है कि मैं ही इसकी माँ हूँ। मैंने उसे अविश्वास से देखा। तब क्या यह केवल विचित्र संयोग मात्र था? किंतु ऐसा संयोग भी क्या संभव हो सकता था? फिर वो स्वयं ही किसी सम्मोहित माध्यम से बोलने लगी। सुहास दिद्दा का विवाह हुआ तो मैं अपनी अधूरी डॉक्टरी पूरी करने चली गई। एक बार छुट्टियों में दिद्दा आकर मुझे अपने साथ लिवा ले गई। जीजा के साथ हम दोनों बहनें कितना घूमी, कितना पिकनिक की। चांदनी रात में बजरे की सैर की, घुड़सवारी सीखी, तैरना सीखा। अब सोचती हूँ शायद तैराकी का वही प्रशिक्षण मुझे निरंतर घातक गहराई में खींचता चला गया था। तैरते तैरते मैं अनाड़ी तैराकी के बीच में बुरी तरह पानी में डूबने उतराने लगती तो जीजा सर से तैरते तैरते अपनी दोनों हथेलियों पर मेरी डूबती उतराती देह को थाम लेते। मेरा कलेजा इस बुरी तरह धड़कने लगता कि मुझे लगता अब मुंह से निकलकर उनके चरणों में गिर पड़ेगा। संयम के समग्र बंधन तोड़ मैं दिद्दा ही के सम्मुख उन्हें अपनी बेहया बाहों में कसने को व्याकुल हो उठती। जैसा उनका बाह्य रूप था उससे ही अधिक कमनीय था उनका आंतरिक रूप। एक दिन सब्जी काटने में मेरी उंगली कट गई तो उनकी आंखें छलछला उठीं। अपने अविवेकी चित्त की दिन प्रतिदिन गंभीर रूप से बढ़ रही दुर्बल गतिविधि को देखकर मैं स्वयं अर्ध विक्षिप्त सी हो गई। भोली दिद्दा अकपट सौजन्य से बार बार मुझसे पूछती, क्या बात है विलास, तेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है ना? इस जंगल में है भी और क्या जो तेरा मन लगेगा? पर सच कहती हूँ विलास, न जाने उस जन्म में मैंने कितने पुण्य किए थे जो गौतम सा पति मुझे मिला। पहले पहल मैं भी यहाँ आई तो इस एकांत ने मुझे भी तेरी ही तरह उबा दिया था। रात रात भर मायके की रौनक के लिए तरसती थी, पर जब गौतम को देखती सब कुछ भूल जाती। मुझे यही जंगल अब स्वर्ग लगता है विलास। भगवान से यही मनाती हूँ कि तुझे गौतम सा ही वर मिले। बेचारी दिद्दा की वही मनौती स्वयं उन्हीं के लिए प्राणघाती मूठ बनकर उन्हें धराशायी कर गई। मेरे प्रति दिद्दा के लाड़ प्यार का अंत नहीं था। धीरे धीरे मेरे समस्त कलुष की क्षुद्रता स्वयं उनके स्नेह आतप में क्षीण होती होती विलीन हो गई। मैं जब लौटी तब तक अपने क्षणिक विकास से लगभग मुक्त हो चुकी थी। 1 वर्ष तक मैं फिर दिद्दा के स्नेही निमंत्रणों को जानबूझकर ही निरंतर ठुकराती रही। फिर एक दिन छुट्टियों में घर जाने की तैयारी कर ही रही थी कि डैडी का पत्र मिला। सुहास पूरे दिनों से है। तुम्हारी मम्मी का ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया है। वो इस अवस्था में कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें ही जाना होगा। अब कभी कभी सोचती हूँ बिना कुछ सोचे समझे ऐसे न चली गई होती तो शायद हम दोनों बहनों का इतना बड़ा सर्वनाश भी नहीं होता। सुहास दिद्दा के संभावित मातृत्व ने उनके शरीर को बड़े भद्दे ढंग से विराट बना दिया था। बेचारी गर्भभार से हिलडुल भी नहीं पा रही थी। इसी से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। जीजा जी को बेड टी देने से लेकर सोने से पहले रात को उनके कमरे में दूध का गिलास पहुंचाना, उधर दिद्दा की देखभाल करना, उन्हें समय पर आयरन कैल्शियम खिलाना, अतिथि अभ्यागतों की आवभगत के विविध कार्यभार से मेरे अनभ्यस्त कंधे झुक गए। दिद्दा ने पूर्ण विश्वास से मुझे अपनी गृहस्थी सौंप दी थी। बेचारी तब क्या जानती थी कि जिसे इतने विश्वास से अपनी बहुमूल्य सौभाग्य कोष की चाबी सौंप रही हैं, वही प्रवंचिका एक दिन उनका ताला तोड़कर उनका सर्वस्व हर लेगी। एक दिन आधी रात को अपने कंधे पर किसी का स्पर्श पाकर मैं हड़बड़ा कर जग गई। विलास विलास उठो, तुम्हारी दिद्दा को शायद दर्द उठने लगे हैं। मैं हड़बड़ा कर नाइटी के ऊपर बिना कुछ डाले उनके पीछे पीछे चल दी। दिद्दा की कद्दावर देह रह रह कर प्रसव वेदना की तड़प से ऐंठ रही थी। जीजा ने व्याकुल दृष्टि से मेरी ओर ऐसे देखा जैसे दर्द स्वयं उन्हें उठ रहे हों। क्यों, दर्द ही है ना विलास? उन्होंने घबरा कर पूछा तो मुझे हंसी आ गई। पहली बार पिता बन रहे उन जैसे नवीन पिताओं की अनाड़ी बौखलाहट पहचानना मैं खूब सीख गई थी। मैंने हंसकर कहा, अभी बहुत देर है। दूसरे दिन संध्या 5 बजे दिद्दा ने 8.5 पाउंड के एक स्वस्थ सुंदर शिशु पुत्र को जन्म दिया। मैं ही बाहर व्याकुलता से चहलकदमी कर रहे जीजा जी को उनके नवजात पुत्र की पहली झलक दिखाने ले गई थी।
मेरे नहीं नहीं करने पर भी वो जबरदस्ती दिद्दा के कमरे में घुस आए। सुहास, सुहास, तुम ठीक हो ना? उन्होंने प्रसव शिथिला दिद्दा के दोनों हाथ पकड़ लिए। लाइए जनाब, पहले साली का नेक तो निकालिए। मैंने उन्हें बाँह से पकड़कर पीछे खींच लिया। अलस निढाल पड़ी दिद्दा के मुरझाए चेहरे पर भी पल भर को हंसी थिरक गई। बोलो बोलो, क्या लोगी? जीजा ने बड़े उत्साह से जेब का बटुआ निकाल लिया। मैं भी बच्ची किसी जिद पे अड़ गई। रुपया नहीं लेंगे जी। तब तब क्या दिद्दा किसी अंगूठी दिलवाई है हमें, समझे? ठीक है, उतार दो सुहास, हम तुम्हें कल ही जयपुर से इससे भी बढ़िया दूसरी अंगूठी मंगवा देंगे। दे दो इस मंगती को अपने हाथ की उतरन, तुम्हारे रोग शोक सब इसके सिर। सचमुच ही दिद्दा ने अंगूठी उतार कर मेरी ओर बढ़ा दी तो मैं खिसिया गई। मैं जानती थी कि वो अंगूठी दिद्दा को जीजा का प्रथम प्रणयोपहार थी, पर मेरे नहीं नहीं करने पर भी दोनों ने बड़ी जिद से मुझे अंगूठी पहना दी। इसी तरह नाना आमोद प्रमोद के उत्सवों में पूरा महीना बीत गया। जब जाने का दिन आया तभी मुझे लगा कि प्रणय का विषम शल्य जिस गहराई से मेरे हृदय में धंस गया है, उसे चाहने पर भी मैं अब नहीं खींच सकती। मेरी दुर्बलता का आभास अब तक भोली दिद्दा को रंच मात्र भी नहीं था, किंतु मेरे नयनों की भाषा को पढ़ने वाले ने ठीक ही पढ़ लिया था। दूध के गिलास के साथ साथ मेरी कांपती उंगलियां थाम कर दबा देना, खाने की मेज पर आमने सामने बैठते ही अपने पैरों के बलिष्ठ पंजों से मेरे दोनों पैरों को बंदी बना लेना, पर्दे की आड़ का बहाना बना जानबूझकर मुझसे टकरा सॉरी सॉरी कह मेरी ओर देख सहसा एक आंख मूंद लेना, जैसे नित्य एक एक रसीले पाठ पढ़ा मेरा विनोदी प्रणयी मुझे प्रेम की सकरी अली गली के घेरे में आंखों में पट्टी बांधकर घुमाता चला जा रहा था। किंतु प्रेम को भी सूर्य की प्रखर किरणों की भांति करपुट में मूंदा नहीं जा सकता। प्रेमालोक भी एक न एक दिन सूर्यालोक की भांति दूर दूर तक छिटक ही पड़ता है। रविवार को मुझे जाना था। दिद्दा के बेटे को गोद में खूब खिलाकर मैं उसे उन्हीं के पार्श में सुलाकर अपने कमरे में आई। उस दिन मूसलाधार पानी बरस रहा था। रह रह कर बिजली की चमक से पूरा कमरा चमक रहा था। मैंने लपक कर खिड़की बंद कर दी। मेरे कमरे में कांसे का बड़ा सा फूलदान धरा था। मम्मी कहा करती थी, कांसे के बर्तन पर ही तो बिजली गिरती है, किंतु कांसे का वो फूलदान ना होता तब भी मेरे भाग्य में लिखा ये वज्रपात क्या टल सकता था। सहसा कहीं दूर बिजली गिरी और पूरे बंगले की बिजली चली गई। विलास, तेरे कमरे में टॉर्च है तो मुझे दे जा, नन्हा बिस्तर गीला कर देगा तो अंधेरे में नैपी कैसे बदलूंगी। दिद्दा ने अपने कमरे से मुझे पुकार कर कहा। मैंने टटोल कर टॉर्च निकाली और उन्हें देने गई तो चिंतातुर स्वर में कहने लगी, तेरे जीजा अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब तक लौटेंगे। कभी कभी इस जंगली भीलों की बस्ती में बुरी तरह जी घबराने लगता है विलास, न जाने ससुरे कब भड़क उठें और अपने जहर बुझे तीर निकालने तरकस से। इनसे पहले वाले अफसर को भी तो इन अभागों ने ऐसे ही खत्म कर दिया था। बेचारी दिद्दा तब क्या स्वप्न में सोच सकती थी कि कुछ ही घंटों में स्वयं विधाता उन्हीं के तूरीर से जहर बुझा तीर निकाल उन्हें थमाने जा रहा है। मैं बड़ी देर तक उन्हें दिलासा देती रही, फिर अपने कमरे में आकर लेट गई। न जाने कब मेरी आंख लग गई। सहसा मुझे लगा कि कोई आकर मुझसे सटकर सो गया है। शायद मैं भय से चीख पड़ती, पर तभी परिचित देह परिमल ने मुझे बेसुध कर दिया। बलिष्ठ बाहों के घेरे में मैं न जाने कब तक वैसी ही बेसुध पड़ी रही। हम दोनों के धड़कते हृदय एक साथ संलग्न होकर घड़ी के पेंडुलम की सी सधी धड़कन में धड़क रहे थे। और तभी संध्या की प्रगाढ़ यवनिका में डूबी विलास के कांपते नासिकाग्र को मैं उस अस्पष्ट आलोक में भी स्पष्ट देख पा रही थी। सहसा कमरे की बिजली लौट आई। वो कहने लगी, पहले तो अंधकार से अचानक प्रकाश के घेरे में लौटी अपनी आंखें पूरी मैं ठीक से खोल नहीं पाई, पर जब आंखें पूरी खुली तो देखा दोनों पर्दों की भांजों के बीच दिद्दा बुद्ध बनी खड़ी हैं। उसी क्षण मैंने उनकी आंखों में खून उतरते देख लिया था। मैं भूल गई कि जिन नग्न बाहों के बंधन में बंधी मैं उस अधिकार से सो रही हूँ, उसकी वास्तविक अधिकारिणी मेरे सम्मुख खड़ी है। मैं अचकचा कर उठ बैठी। मेरा सहचर तब भी बेखबर सो रहा था। उसकी मदालस श्वास प्रश्वास की अस्थिर गति मुझे उसके अधर स्पर्श के साथ ही बता गई थी कि वो खूब तबीयत से चढ़ा कर आया है। उठते ही मुझे अपनी नग्न देह का आभास हुआ। मैं लपक कर कुर्सी पर टंगी नाइटी लेने लगी और दिद्दा तीर सी छिटक गई। मैं नाइटी पहन बेखबर साथी के घुंघराले छल्लों को सहलाकर जगाने लगी तो प्रथम मिलन की समग्र ममता
मेरे कंठ में गौहर बनकर अटक गई। मैं उसे पुकार भी नहीं सकी। मेरा हाथ उसी महत्वपूर्ण अधिकार से उन घुंघराले बालों को सहला रहा था कि दिद्दा एक बार फिर पर्दों की यवनिका चीर कर खड़ी हो गई। उनका अस्वाभाविक रूप से खूंखार बन उठा चेहरा देखकर मैं सहम गई। फिर सहसा मेरी सहमी दृष्टि उनके हाथ के रिवॉल्वर पर पड़ी। जंगली आदिवासियों के बीच बसने जा रही पुत्री को ये रिवॉल्वर मेरे डैडी ने भेंट की थी। विद्रोही भीलों के जहर बुझे तीरों से जिस सुहाग को बचाने डैडी ने उन्हें वो रिवॉल्वर भेंट की थी, उसी ने उनका सुहाग छीन लिया। निशाना ताका था कुल्टा चरित्रहीना सौत बन गई सगी बहन की नंगी छाती की ओर, और गोली लगी दूसरी नंगी छाती पर। नशे की ढुलमुल लाल लाल आंखें निमिष मात्र को ही खुली थीं। आहत दृष्टि पहले मेरे चेहरे पर सरसराई, फिर द्वार पर बुद्ध बनी खड़ी दिद्दा पर। दिद्दा, ये तुमने क्या कर दिया? मैं चीख कर जीजा के निश्चेष देह पर झुकी। खून की फुहार से मेरे दोनों हाथ भर गए। मुझे लगा मैं गिर गई हूँ, किंतु आंखों के आगे छा रहे अंधेरे को तभी दूसरे धमाके ने दूर खदेड़ दिया। मैं हड़बड़ा कर उठी। एक ताज़ा रक्त की धार छोड़ मैं खजूर के लंबे पेड़ सी ढह गई दिद्दा की देह उठाने बढ़ी। ओफ, कैसे तड़फ रही थी वो! मुझे देखते ही चीख कर बोली, भाग जा, मत छू मुझे, भाग भाग यहाँ से। उस चेहरे पर क्रोध से अधिक घृणा का भाव था। मैं घबरा गई। निश्चय ही अब उन दो दो रक्त सनी देहों के बीच खड़ी एकाकिनी साक्षिणी डॉक्टर विलासिनी धर को पुलिस पकड़ेगी। पिता की प्रतिष्ठा, माँ का संस्कारशील अतीत, स्वयं अपनी लज्जा कलुष मुझे धरती में धंसाने लगे। फिर मैं तीर की तरह भागी। पहला फ़ोन किया पुलिस कमिश्नर दामले को। सौभाग्य से वो डैडी के पुराने मित्र थे। दूसरा फ़ोन किया डैडी को। सहसा मुझे अपनी विवस्त्रावस्था का ध्यान आया। दूसरे कमरे में दिद्दा का नन्हा बेटा अपने नन्हे फेफड़े फाड़ फाड़ कर रोने लगा था। मैंने भाग कर रक्त रंजित हाथ धोए, साड़ी लपेटी, फिर दिद्दा के चीखते पुत्र को छाती से लगाया ही था कि पूरे पुलिस दस्ते के साथ कमिश्नर दामले आ गए। कैसे हो गया ये सब? सुहास, सुहास, बंटी, आंखें खोलो। दामले अंकल का स्वर सुन दिद्दा की बुझती जा रही आंखें पल भर को खुली। कुछ कहो बेटी, तुम कुछ नहीं कहोगी तो बेचारी विलास फंस जाएगी। मैंने दिद्दा के हिलते होठों को देखते ही आंखें बंद करके उनके नन्हे बेटे को छाती से सटा लिया। मेरा सर्वांग मृत्यु कंप में थर थर काँप रहा था। आंखें बंद किए ही मैं जैसे कटघरे में खड़ी अपना मृत्यु दंड सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। पुत्र जन्म के बाद मैं अलग कमरे में सोने लगी थी। दिद्दा रुक रुक कर कह रही थी। अंकल दामले तेजी से उनका अंतिम बयान लिखते चले जा रहे थे। बड़ी रात तक गौतम नहीं लौटे। सुबह 3 बजे मैं एक बार उनके कमरे में देखने गई कि लौटे हैं या नहीं। मैंने देखा कहते कहते वो फिर रुक गई। मैंने फिर कुछ नहीं सुना। अब दिद्या क्या कहेंगी? उसी लज्जा का आतंक मुझे उनके नन्हे के साथ शायद उन्हीं की रक्त सनी देह पर गिरा देता। तभी मुझे किसी ने थाम लिया। मैंने जोर से दांत भींचकर अपने को संयत किया। क्या देखा सुहास? कोशिश करो बेटी, तुम्हारा यही बयान अब तुम्हारे निर्दोष बहन की पैरवी करेगा, अंकल दामले कहने लगे। अंकल दामले, मैं निर्दोष नहीं हूँ। मैं चरित्रहीना, उल्टा अपनी सगी बहन बहनोई की हत्यारिन हूँ। मैं चीख चीख कर कहना चाह रही थी, किंतु मेरी देह से सटे दिद्दा के नन्हे अबोध पुत्र ने तभी मेरी छाती से अपने कोमल अधर सटा दिए। उस स्पर्श की अद्भुत सिहरन मुझे सिर से पैर तक कपा गई। मैंने देखा, दिद्दा अब स्पष्ट स्वर में कह रही थी, मेरे पति की बाहों में एक अर्धनग्न काली कलूटी भीलनी पड़ी सो रही है। मैं क्रोध से एक क्षण को विवेक खो बैठी। भागकर भरी रिवॉल्वर निकाली। मारना चाहा था भीलनी सौत को, पर निशाना चूक गया अंकल। आई वॉज ऑलवेज ए पुअर शॉट। मैं पक्की निशानेबाज कभी नहीं रही। दिद्दा के उस मृत्यु विकृत व्यंग की तिर्यक हंसी का चाबुक सीधे मेरे चेहरे पर पड़ा। एक पल को हम दोनों बहनों की आंखें चार हुईं और मैंने छलछलाई आंखें फेर लीं। वो भीलनी, क्या नाम था उसका? कहाँ गई वो? अंकल व्यग्र होकर पूछने लगे। नाम तो मैं नहीं जानती। खिड़की से कूदकर भाग गई। मैंने अपने को खुद गोली मार दी। पुलिस किसी को परेशान न करने पाए अंकल। इस बयान के बाद आधे घंटे तक दिद्दा और तड़पी थी, फिर लुढ़क कर अंकल की गोदी में ही गिर पड़ी। अपूर्व शांति उनके मुख पर दमक उठी थी। बचपन में भी दिद्दा ने मुझे न जाने कितनी बार मेरे सारे अपराध स्वयं ओढ़ ऐसे ही बचाया था। दुर्धर्ष विपत्तियों के व्यूह में स्वयं घुस मुझे कितनी बार बाहर धकेला था दिद्दा ने। उस दिन मुझे अपने चरणों में सिर रख
अंतिम बार क्षमा मांगने के अधिकार से भी वंचित कर गई दिद्दा। मेरी आंखों से अश्रुधारा बांध तोड़कर बहने लगी। फिर अपनी छाती से लगे उस शाखा मृगी के से छौने को कसकर चिपटा मैं अपने कमरे में भाग गई। उसके नन्हे कानों से मुंह सटा मैं पागलों की तरह बड़बड़ाने लगी, मुझे माफ़ करना नन्हे, मैंने ही तुझे अनाथ बनाया है। न जाने कब तक मैं उसे चिपकाए वहीं बैठी रही। मुझे लगा उस आत्म विगलित अश्रुधार के साथ साथ मेरे सारे कलुष प्रक्षालित हो गए हैं। अंकल दामले ने मुझे फिर उस बंगले में नहीं रहने दिया। दूसरे ही दिन डैडी मम्मी भी आ गए। मम्मी ने मुझे न जाने कितनी बार झकझोर कर पूछा, कौन थी वो हरामजादी भीलनी? कोई आया थी या कोई चपरासी की बीवी? आखिर तूने भी तो देखा होगा ना उसे। मैं खून पी जाऊंगी उस बदजात का, भले ही फांसी पर क्यों न चढ़ना पड़े। मैं क्या मम्मी से कह सकती थी? मम्मी बताने पर भी क्या तुम उस भीलनी का खून पी सकोगी? मनुष्य की स्मृति भी कितनी क्षण स्थायी होती है। इतने वर्षों में सगी बहन का चेहरा भी अब लगभग भूलने लगी हूँ। डैडी मम्मी ने चिरौरी की, समझाया, डांटा डपटा, पर मैं उनके साथ नहीं गई। जिस नन्हे प्राणी का सर्वस्व हरण कर मैंने जिसे अनाथ बनाया था, उसको दिन रात न देखने पर क्या मैं जी पाती? मैं यहीं रह गई। डैडी की चिट्ठियाँ आती रहती हैं। नन्हे ने बाप की सूरत और दिद्दा का कद पाया है। फिर मुझे भी ये बच्ची मिल गई। अनायास लब्ध मातृत्व के इस बंधन ने मुझे भी बांध लिया। इसी के स्नेह ने मेरे कलुषित अतीत को स्वयं मिटा दिया। मम्मी सर्कस देखने कब ले चलोगी? विलास की नन्ही मयूरी न जाने किस द्वार से एक बार आंधी के झोंके सी कमरे में घुस आई। कैसी प्यारी बच्ची थी, शोभा और कांति की प्रतिमूर्ति। किंतु कोई मूर्ख अनाड़ी अनजान अतिथि भी विलास के ड्राइंग रूम में धरे सुहास और उसके पति के चित्र को देखते देखते ही नन्ही बच्ची के जनक को पकड़ सकता था। मैंने एक बार फिर ध्यान से मयूरी को देखा। मेरी उस संधानी दृश्य को फिर चित्र पर फिसलते शायद चतुरा विलास ने भी देख लिया था। सकपका कर वो अकारणी बच्ची को झिड़कने लगी, जाओ खेलो बाहर, हम अभी मौसी को पहुंचा कर आते हैं। कार निकाल कर उसने मेरे लिए द्वार खोला। मार्ग भर हम दोनों एक शब्द भी नहीं बोली। अपनी सखी की अतीत की परिहास रसिकता मैं अभी तक भी नहीं भूली थी। इसी से जी में आया कि उसे हंसकर छेड़ दूं। क्यों विलास, मयूरी उसी भीलनी की बेटी है ना? पर फिर कनखियों से देखा तो उस उन्मथित चेहरे की कातरता स्वयं मेरा कलेजा निचोड़ गई। मरे मुर्दे से भला क्या मजाक किया जाता है। घर आया और मैं बिना कुछ कही उतरने लगी तो उसने न जाने क्या सोचकर मेरा हाथ थाम लिया। हमेशा के लिए भारत छोड़कर जा रही हूँ, शायद तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊँ। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। इसी से तो आज तक डैडी मम्मी से मिलने नहीं गई। इसे लेकर उनके सामने खड़ी हुई तो भोले डैडी भले ही न समझें, मम्मी एकदम समझ जाएंगी कि वो बदजात भीलनी कौन थी। दिद्दा मुझे माफ़ कर गई, पर उस बड़ी अदालत ने मुझे माफ़ नहीं किया। दिया है आजन्म कारावास, आत्मीय स्वजनों के चेहरे देखने को भी तरसने का कठोर दंड। इसी से शायद वो उदार न्यायाधीश मुझे काबुल भेज रहा है, जैसे पहले कभी हत्या के अपराधी को काला पानी भेज दिया जाता था ना, है ना? वो हंसकर हाथ हिलाकर चली गई, पर मैं न हाथ ही हिला पाई, न उस विचित्र भीलनी के उदार स्मित का प्रत्युत्तर ही दे सकी। अभी आप सुन रहे थे शिवानी जी की लिखी हुई कहानी भीलनी। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।